हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर्थिकी जो है देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रहा है सारे वीडियो के ऊपर, इसलिए मैं जो है आर्थिकी का भी यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपका डाउट हो वो टॉपिक फिर से जो है दोबारा करा दिया जाएगा, या जो टॉपिक छूट गया उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का जो है दर्जा दिया गया है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे प्रदान किया गया है। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को, किसको? एनएलसी इंडिया लिमिटेड को जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। तो ये आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अकॉर्डिंग कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित कितनी है। तो 5.9%। कितना है? 5.9% है। और इसको जारी कौन करता है? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको जारी करता है। शीर्षक क्या है? और की रिकवरी, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये याद रखना है वृद्धि दर कितनी है, 5.9%। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के अनुसार भारत एवं एशिया की GDP वृद्धि दर वर्ष 2023 के लिए अनुमानित है। कितना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के अनुसार जो है 6.4% और 4.8%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसको जारी कौन किया है? एशियाई विकास बैंक, ठीक है। ADB जो है एशियाई विकास बैंक ने इसको जारी किया है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान को पर कौन है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्ब्स जो है भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 जारी किया, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन एंड ओनली मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीर्ष 10 अरबपतियों में कौन कौन है। मुकेश अंबानी है पहले पे, दूसरे पर गौतम अडानी, तीसरे पे शिव नाडर, चौथे पर साइरस पूनावाला और पांचवें पर लक्ष्मी मित्तल हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं इनकी संपत्ति कितनी है, 83.4 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है, 169 है, जिनकी सामूहिक संपत्ति लगभग 675 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो टोटल अगर अरबपति की बात किया जाए तो कितने हैं, 169 है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक जो है प्रदान किया गया है। तो किसको? कांगड़ा चाय को। याद रखना है आपको कि कांगड़ा चाय को जो है संरक्षित भौगोलिक संकेतक जो है प्रदान किया गया है। किसको? कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना है कांगड़ा चाय उत्पादक, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। और कब प्राप्त हुआ है? भारत सरकार द्वारा 2005 में, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का रक्षा निर्यात मूल्य कितना है। तो कितना है? 15,920 करोड़ रुपए। कितने हैं? 15,920 करोड़ रुपए जो है रक्षा वस्तु और प्रौद्योगिकियां निर्यात किया गया है। ये आपको याद रखना है, 15,920 रुपये। 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था। तो
$613.1 बिलियन। कितना था? $613.1 बिलियन जो था विदेशी ऋण का अनुमान था। ठीक है। 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधित तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था, यानी भारत के ऊपर बाह्य ऋण कितना था? तो $613.1 बिलियन। ठीक है, ये याद रखना। और इसके जारीकर्ता कौन है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग। और यहाँ पे कुल विदेशी ऋण कितने थे? $613.1 बिलियन। ठीक है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 2030 तक भारतीय निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है? $2 ट्रिलियन का। कितना? $2 ट्रिलियन का जो है 2030 तक भारतीय निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारतीय निर्यात का लक्ष्य। ठीक है, निर्यात का आप लोग इस पे फोकस करिएगा कि भारतीय निर्यात का लक्ष्य जो है कितना निर्धारित किया गया है? $2 ट्रिलियन का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें और इसमें शहरों की बात किया जाए तो कौन कौन है? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। और निर्यात उत्कृष्टता शहरों की पूर्व संख्या कितनी थी? 39 थी। 9th में पूछ रहा है पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो कितने किए जा रहे हैं? 7 किए जा रहे हैं। कितने? 7 जो है याद रखना है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? 7। 7 आपको याद रखना है पीएम मित्र पार्क योजना के तहत। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 टोटल पार्क है। संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। ये भी आपको याद रखना है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में पशुधन की हिस्सेदारी कितनी है? तो 30.13%। कितना है? 30.13% जो है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स का जो है हिस्सेदारी है, यानी 30.13%। यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसने क्या किया? यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। कौन? पेटीएम करो। ठीक है, और डिजाइन करता कौन है? एनपीसीआई, आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और इसमें लेन देन की सीमा कितनी है? 200 रुपये तक, इसीलिए लाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में जो है वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का जो आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पुस्तक भी विमोचन हुआ है, बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तो कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है, यानी द्वितीय है। क्या है? द्वितीय। और ये जारी करता है कौन? करता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है ये जारी करता है। अब बात किया जाए अग्रणी देश कौन सा है, तो पहले पे चीन है, सेकंड पे भारत और तीसरे पर जापान है। भारत का कुल उत्पादन कितना है? तो 125.07 जो है मिलियन टन है। ठीक है, 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक स्तर पर भारत अग्रणी दूध उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी दूध उत्पादक देश है, ये आपको बताना है। थर्ड पॉइंट जो दे रहा है वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। चौथा पॉइंट है देश का अग्रणी ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। उपयुक्त में से आपको बताना है सही कथनों वाला विकल्प कौन सा है। तो सही कथन वाला विकल्प आपको कौन सा है? पहला है, तीसरा है और चौथा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जारी करता ये कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा है।
और यहाँ पे कुल दुग्ध उत्पादन 2020-21 की बात किया जाए तो 221.06 मिलियन टन है। अग्रणी दूध उत्पादक देश कौन है? भारत है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिदिन कितना दूध उपलब्धता होता है, 444 ग्राम प्रतिदिन। अब इसमें दूध उत्पादक राज्य शीर्ष कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। कौन है ये तीन? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। अंडा उत्पादन भारत तीसरे स्थान पर 129.60 बिलियन है। और अग्रणी अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब अंडा उत्पादन में जो तीसरा है, और इसमें कौन सबसे ज़्यादा अंडा किस मतलब राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। अगर अग्रणी मास की बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। और तीसरे पे बात किया जाए ऊन उत्पादन में तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात है। 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितनी आंकलित की गई है? तो कितनी? 7%। कितनी? 7%। और ये जारी कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जारी कौन करता है? राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान। तो ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है जारी करता है। 2023 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जलीय कृषि हेतु कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? तो 3। यानी जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कितने शुरू किए गए हैं? 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये संबंधित मंत्रालय कौन है? तो मत्स्य पालन है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। और 3 कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम है? पहला है सफ़ेद झींगा का, भारतीय सफ़ेद झींगा का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम। दूसरा है मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम। और तीसरा है जलीय कृषि झींगा फसल बीमा उत्पादन। भारत का स्थान तृतीय आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट है 17 इम्पॉर्टेंट है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन जो है लखनऊ में कब किया गया है? तो 10 से 12 फरवरी 2023 को जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो है किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और समापन कौन की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसमें आगामी 5 वर्ष का लक्ष्य क्या है? तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसको आपको बताना है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो पहला दे रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 45% निवेश प्राप्त हुआ है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड दे रहा है पूर्वांचल निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। थर्ड दे रहा है राजधानी लखनऊ को कुल निवेश का 6.79% प्राप्त हुआ, ये सही है। और फोर्थ दे रहा है क्षेत्रवार निवेश में सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, तो ये भी पॉइंट सही है, यानी 1। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और इसमें कुल निवेश कितना प्राप्त हुआ है? 19,000। ठीक है, और निवेश की राशि कितनी है? तो 33.50 लाख करोड़ रुपए है। सर्वाधिक निवेश प्राप्तकर्ता जिला कौन है? लखनऊ है। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार कितना है? तो 45.03 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 45.03 लाख करोड़ रुपए जो है बजट है, ये आपको याद रखना है। बजट का कुल आकार जो है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेश करने की तिथि क्या है? 1 फरवरी 2023। और किसने पेश किया है? तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगर बजट का कुल आकार बात किया जाए लगभग 45 करोड़ है। और इसको एक एग्जैक्ट बताया जाए तो कितना है? 45,03,097 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कुल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर राजस्व प्राप्तियाँ की बात किया जाए तो 26,32,281 करोड़ रुपए है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियाँ की बात किया जाए तो 18,70,816 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात की जाए राजस्व खाते पर कुल व्यय कितने हैं तो
2136 करोड़ रुपए। और पूंजी खाते पर कुल व्यय कितना है, तो 10,0961 करोड़ रुपए है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है, इसको जो है आपको विचार करना है, डिफिशिएट पे, घाटों पे जो है पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में, सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा 2.9%, और इसमें पूछ रहा है प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, और उसके बाद राजकोषीय घाटा 5.9% और प्राथमिक घाटा 2.3%। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन कह रहा है सभी सुमेलित हैं। क्या है, सभी जो है सुमेलित हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्व घाटा कितना है, 2.9%, बिल्कुल करेक्ट है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 1.7%। राजकोष की घाटा कितना है, 5.9%, और प्राथमिक घाटा कितना है, 2.3%। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 में आपसे पूछा जा रहा है 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, निगम कर जो है 16 पैसे, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे जाते हैं। अगर बात किया जाए उधार एवं अन्य देयताएं कितने, 34 पैसे। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 17 पैसे हैं। निगम कर की बात किया जाए तो 15 पैसे हैं। आय कर में 15 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7 पैसे, और कर भिन्न प्राप्तियों में 6 पैसे, सीमा शुल्क में 4 पैसे, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 2 पैसे हैं। 22 में आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ब्याज अदायगी। कौन सा है, ब्याज अदायगी। ए ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राजकोष की घाटे के संबंध में विचार करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा जो है सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा राजकोष की घाटा 2020-21 में 9.2 था, 2021-22 में 6.7, 2022-23 में अनुमानित है 6.4, और 2023-24 में 5.9% जो है ये भी अनुमानित है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक राजकोष की घाटा जो है 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो जीएसटी है। क्या है, जीएसटी, याद रखिए। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, बात किया जाए 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जीएसटी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जीएसटी से लगभग कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 9,56,600 करोड़ रुपए। 25 में भी आपसे पूछ रहा है, इसको जो है मिलान करना है, बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी पहले का जो है पहले से, और दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे का, चौथे का चौथे से। पीएम आवास योजना में कितना बजट है, तो 79,590 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में कितना है, 70,000 करोड़ रुपए। मनरेगा में 60,000, स्वच्छ भारत मिशन में 12,192 रुपये से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आवास योजना में 79,590, जल जीवन मिशन राष्ट्रीय में 70,000, मनरेगा के लिए 60,000, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192, ये सब करोड़ रुपए में है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ रुपए। वहीं आयुष्मान भारत की बात किया जाए तो 7,200 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है, तो सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बजट 2023-24 घोषित जो है प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि। ये प्राथमिकताएं हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। इसमें कौन है, एक समावेशी विकास है, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए, बुनियादी ढांचा और निवेश है, निहित क्षमताओं का विस्तार है, हरित विकास है, युवा शक्ति है, और वित्तीय क्षेत्र। ये आपको याद रखना है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। क्या घोषित किया गया? आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम जो है इसकी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है यहाँ पे? बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री का उपलब्धता बढ़ाना। 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है, इसको बताना है। तो डी ऑप्शन जो ऊर्जा है वो उसका सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। 29 में पूछ रहा है और इसको आपको बताना है। 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा की है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। और ये देख सकते हैं प्रावधान क्या है? तो महिलाओं और लड़कियों को अधिकतम 2 लाख रुपए 2 वर्ष की अवधि के लिए जमा करने पर 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसको भी आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। देखिए रक्षा मंत्रालय का पूछ रहा है, ठीक है, कितने का बजट प्रावधान है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन 1 2 3 4 एकदम एक्यूरेट लगा है। रक्षा मंत्रालय में कितना है? 5.93 करोड़ रुपए। रेलवे मंत्रालय में कितना है? 2.41 करोड़। गृह मंत्रालय में 1.96 करोड़। और वहीं डी बात किया जाए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 1.25 करोड़ रुपए है। 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 30 लाख रुपए। कितने? 30 लाख रुपए जो है कर दी गई है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अधिकतम निवेश सीमा वृद्धि में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 32 क्वेश्चन में, 2023-24 में सरकार में जीडीपी का कितना फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान किया है? तो 2.1%। कितना? 2.1% जो है स्वास्थ्य पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। जीडीपी का 2.1%, सी सही है। 33 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023-24 के अनुसार कब तक देश से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य है? तो 2047 तक। कब तक है? 2047 तक है, याद रखिए। सिकल सेल एनीमिया की समाप्ति का लक्ष्य क्या है? 2047 है। यहाँ आप देख सकते हैं एनीमिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने वाला लक्ष्य जो है 2047 रखा गया है। और सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? यह खून की कमी से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। इसमें रक्त कोशिका या तो टूट जाती है या उनका आकृति और आकार बदलने लगता है, जो खून की नसों को ब्लॉक कर देता है। और इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी भी मर जाती है, जिससे शरीर में रक्त बनना बंद हो जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। यह बीमारी मुख्यतः जनजातियों में पाई जाती है। विश्व के लगभग आधे सिकल सेल एनीमिया रोगी भारत है। 34 में अगर बात किया जाए कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही है, तो कौन सा सही है? यहाँ देखिए सरकार ने रक्षा मंत्रालय के बजट में 13% की बढ़ोतरी की है, पहला सही है। और वहीं बात की जाए सेकंड, भारत ने पूंजीगत व्यय में 45% की बढ़ोतरी की है, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। सरकार ने शिक्षा बजट में 8% की वृद्धि की है, यानी 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है। ये डेटा दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और 35 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023-24 में सब्सिडी के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान है? तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना है, 4,03,084 करोड़ रुपए जो है सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलिए, 4,03,084 करोड़ रुपए जो है प्रावधान है। 36 में बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रमाण योजना का क्या उद्देश्य है? तो उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को बढ़ावा देने के लिए। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 36 डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन
रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों के तो फ्रेंड यहाँ 36 में डी ऑप्शन करेक्ट है। पूछ रहा है कि बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पृथ्वी के पुनरुद्धार के प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों के कम से कम एवं संतुलित उपयोग के अलावा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 37 में पूछ रहा है 2023-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की घोषणा की गई है, तो कृषि त्वरक कोष की, किसकी, कृषि त्वरक कोष की जो है स्थापना की गई है। 38 में आपसे पूछा जा रहा है सरकार ने बजट 2023-24 में विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है, तो 51,000 करोड़ रुपए। कितने, 51,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे विनिवेश लक्ष्य जो है धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है ये किसके लिए, जो कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं। आप लोग देखते हो तो कि हम लोग जो है विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग करते हैं, और उसमें जितने भी कारीगर्स होते हैं, जो भी मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट, तराजू वराजू या जो भी उनके गाड़ी, सबकी पूजा की जाती है। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इनके लिए कौन सी है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं वित्तीय सहायता देना है, उन्नत कौशल प्रशिक्षण देना है, आधुनिक तकनीकी की जानकारी देना है, वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। गाइस तो इसको आज पे यहीं रहना, 40 क्वेश्चन से हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे नए पेज से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जितने भी डेटा वाले होते हैं, यानी जितने भी इसमें डाटा दिया है, वो थोड़ा लर्न करने में काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो इसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे, ठीक है। और फिर सेकेंड पार्ट में जो है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।